गाइज नेक्स्ट वी कम टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, है ना। जैसे हमने डिमांड कर्व के लिए निकाला था वैसे ही शिफ्ट निकाल रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट का मतलब क्या है? वही जो सप्लाई फंक्शन अभी लिखा, सप्लाई फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फैक्टर कॉस्ट, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. सो नाउ आई विल कीप द प्राइस टू बी कांस्टेंट. इस पे प्राइस को कांस्टेंट कर दो एंड देन वेरी आउट ऑल दीज पैरामीटर्स. इन सभी पैरामीटर्स को वेरी कर दो, राइट. वेरी दीज पैरामीटर्स. और वेरी करके क्या देखना चाहते हैं? डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन सप्लाई और नॉट? डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन सप्लाई और नॉट? सी, इफ इट इज वेरिंग, if it is altering my supply, then I would say that these are also factors, right, and they can have a substantial amount of effect on supply. इन सभी factors का एक substantial effect है supply के ऊपर, ठीक है ना. So we can alter all these factors and thereby we can measure the change in supply. ठीक, मान लो कि इन सब factors को change करने पर supply दो तरह से change हो रहा है, right. So supply can increase और सप्लाई कैन डिक्रीज. दोनों में से ये पॉसिबिलिटी है. फैक्टर चेंज करें, मान लो हमने फैक्टर कॉस्ट ऑल्टर किया तो सप्लाई बढ़ गया और फैक्टर कॉस्ट ऑल्टर किया तो सप्लाई घट गया, ठीक. सो सप्लाई कैन इंक्रीज और सप्लाई कैन डिक्रीज. सो गाइस क्या करते हैं, सप्लाई को ना चेंज करते हैं. लेट्स चेंज सप्लाई, राइट, एट कांस्टेंट प्राइस, at constant price, and let's try and find out where will the supply curve go. supply curve किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अभी हमें कुछ बेसिक चीज़ें तो पता है, ठीक है. सो वी विल एक्ट ऑन दैट. जो नॉलेज हमें है उसके बेसिस पर तो काम कर ही सकते हैं. So let's say this is my price, this is my quantity supplied, ये मेरा quantity supplied, ये मेरा price, ठीक. And I know that my upward sloping curve, मेरा जो upward sloping curve निकल के आता है यही मेरा supply curve है, S बना दिया, ठीक. अब मैंने क्या किया, इसमें एक constant price ले लिया, वो भी ले लेते हैं सर, no problem. This is my constant price, this is my constant price. Let's say P, constant price P. Now I draw perpendicular from here. ठीक है. So ये मेरा perpendicular पे I wrote it as Q. ये मैंने इसको लिख दिया Q, ठीक है. Now I know that my quantity supplied कैन इंक्रीज ऑल्सो एंड क्वांटिटी सप्लाइड कैन डिक्रीज ऑल्सो. क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक. सो अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू वर्क इट आउट, ठीक है. इसको छोटा सा लिख देते हैं इधर ही, ठीक है ना. सो इफ माई क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग, मान लो ये इधर की तरफ आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग, राइट. दिस इज द पॉइंट. Let's say this is the point, right. So now I can make it meet the perpendicular. In this format. So ये आ गया मेरा P dash, है ना, and I can see P dash is greater than P. ये आ गया मेरा Q dash, right. This is my Q dash. सो गाइज हमें क्या करना है, हमें ना सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कराना है, ठीक है. वी नीड टू इंक्रीज द सप्लाई एंड डिक्रीज द सप्लाई, राइट. बट वी हैव टू डू इट एट अ कांस्टेंट प्राइस. हमें ये सब कुछ करना है कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक. सो वी विल बेसिकली यूज आवर नॉलेज दैट वी हैव. वही कहानी जो हमने शिफ्ट इन डिमांड कर्व में अप्लाई किया, वी विल यूज द सेम नॉलेज. सो आई मेक माई प्राइस कर्व एंड आई टेक माई क्वांटिटी सप्लाइड on this curve, right, and I know for a fact
कि भाई जो मेरा सप्लाई कर्व है वो इंक्रीजिंग कर्व होगा ऐसा, राइट. दिस इज गोइंग टू बी माई सप्लाई कर्व एस. अग्रीड है ना, सभी को पता है बात. तो अब हमने क्या किया, वी हैव चोजन अ कांस्टेंट प्राइस हियर. सो लेट्स से दिस इज माय कांस्टेंट प्राइस. सो आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, राइट. दिस इज माय क्वांटिटी Q. यहां तक भी कोई समस्या नहीं, राइट. नाउ व्हाट आई डू इज आई इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड. मैं क्या करता हूं, क्वांटिटी सप्लाइड को उसके नॉर्मल पोजीशन से इंक्रीज कर देता हूं, ठीक. सो मैंने इसको इंक्रीज कर दिया एंड आई इंक्रीज इट लेट्स से टू Q डैश, ठीक. नाउ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हेयर, राइट, और इसको एक्सटेंड कर देता हूं आगे. लेट मी एक्सटेंड दिस फर्दर, राइट. नाउ these 2 points where they are meeting, my curve shall pass through this. इसी पॉइंट से पास करना चाहिए ना मेरा कर्व, राइट. सो माई कर्व शुड पास थ्रू दिस. सो ये बन गया मेरा S डैश एंड आई कैन फाइंड दैट सप्लाई कर्व हैज बेसिकली मूव्ड टुवर्ड्स द राइट. सो वेन एवर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट प्राइस, माई सप्लाई कर्व मूव्स राइटवर्ड. ये राइट की ओर मूव कर जाएगा. माई सप्लाई कर्व विल मूव राइटवर्ड, राइट. द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. वैसे वैसा भी करके देख सकते हैं ना. सो लेट्स से, लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर. ये ले लेते हैं, चलो, है ना. So let's say that instead of increasing, QS increasing, let's say QS decreases. Quantity supplied क्या हो रहा है, decrease कर जाएगा. Quantity supplied is decreasing. So decrease हो गया towards left. Let's say ये है, quantity supplied decreases. So now I draw a perpendicular moving towards here, right? This is going to be my क्वांटिटी सप्लाई डबल डैश, ठीक. सो ये आ गया मेरा तीसरा सप्लाई कर्व एंड आई फाइंड दैट व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस ऑटोमेटिकली माय सप्लाई कर्व, ना, माय सप्लाई कर्व विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. मेरा सप्लाई कर्व लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है. माई सप्लाई कर्व विल बेसिकली मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. अभी तक मैंने सारी स्टोरी आपको बता दी है ना. मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज करेगा तो क्या होगा. कर्व किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज के केस में टुवर्ड्स राइट, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज के केस में टुवर्ड्स लेफ्ट. बट क्या नहीं बताया, राइट. अभी हमें बस क्या नॉलेज नहीं है, that why will quantity supplied increase or decrease, है ना. अभी इस पर क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है. तो अभी इसको आंसर कर लेते हैं. लेट्स आंसर दिस. सो क्वेश्चन है why will quantity supplied increase or decrease. भाई सिंपल सी बात है, हमने अभी लिखा है यहाँ पे बाकी फैक्टर्स हैं. देयर आर अदर फैक्टर्स, राइट, देयर आर अदर फैक्टर्स. सो जरा आप इन अदर फैक्टर्स को देखो, राइट. फैक्टर क्या थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. मान लो जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं जो साथ में यूज होती हैं, दे आर यूज टुगेदर. सो यूज्ड टुगेदर वाली मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, ठीक. ऑटोमेटिकली सप्लाई इसका भी बढ़ जाएगा, यस और नो, राइट. सिमिलरली अगर घट रहा है तो घट जाएगा, ठीक. देन फैक्टर कॉस्ट. इफ फैक्टर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ फैक्टर बढ़ रहा है तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा. क्वांटिटी सप्लाइड विल डिक्रीज. क्यों करेगा, वाई, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इज डिक्रीजिंग हेयर. ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. अगर फैक्टर कॉस्ट को आप घटा दें, इफ दिस डिक्रीजेज ऑटोमेटिकली योर क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज. क्वांटिटी सप्लाई आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं सरकार की पॉलिसीज को देखूं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट, अकॉर्डिंगली एट अ कांस्टेंट प्राइस इटसेल्फ, सरकार की पॉलिसी नीति बदल रही है टैक्सेशन की.
टैक्सेशन बढ़ा दिया उन्होंने, सरकार ने टैक्सेशन का एस्पेक्ट बढ़ा दिया, टैक्स जो लगा रही थी 18% की जगह बढ़ा दे, है ना, क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगा, मार्केट में कम जो है वो सप्लाई होगा गुड्स का, राइट। प्रोड्यूसर को खुद ही देख के लगेगा कि अरे यार प्राइस तो बढ़ चुका है, राइट, कम मार्केट में कंज्यूमर है शायद। सिमिलरली अगर टैक्सेशन कम हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के साथ भी आप खेल सकते हैं। आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव अगर फर्म का चेंज हो जाए, कल को BMW कह दे कि हम तो कॉमन मैन कार बनना चाहते हैं, जैसे नैनो है, टाटा है ना, टाटा नैनो ने एक बार कहा था कि हम वी वांट टू बिकम कॉमन मैन्स कार, 1-1.5 लाख रुपए में गाड़ी बेचना चाहते हैं। मान लो कल को ऑडी कह दे ऐसा, BMW कह दे ऐसा, राइट, तो क्या करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, ठीक है। गाइज नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग अप एट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। सो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है ना, हमने कल रिलेशनशिप जो है वो देखी थी, अभी हमने रिलेशनशिप देखी थी बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइसेस। सो क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइसेस, राइट। हम कह रहे हैं कि क्या इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, कैन देयर बी एक्सेप्शंस टू दिस लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई से एक्सेप्शन मीन्स with increase in prices quantity supplied will not increase, with decrease in prices quantity supplied will not decrease, है ना, ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट, प्राइस इंक्रीज के साथ क्वांटिटी सप्लाइड कम हो और प्राइस डिक्रीज के साथ क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाए, है ना। और यू कैन से दैट क्वांटिटी सप्लाइड इज इनडिफरेंट टू प्राइसेस, इनडिफरेंट, बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा है कि प्राइस बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। क्वांटिटी सप्लाइड सेम ही रहेगा या फिर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो घटते हुए दामों के साथ भी बढ़ जाएगा, ठीक। सो देयर आर 3 मेजर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई एंड द वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन इज पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। सो पेरिशेबल कमोडिटीज क्या है, पेरिशेबल कमोडिटीज आर दोज गुड्स विच विल हैव वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट है ना, जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, राइट, मीट हो गया। So all these things they will go rotten off very early, right? So normal their day-to-day shelf life is going to be give or take 2 to 3 days, है ना? And thereby even if the prices of these commodities remain very low in the market, right? The producer is forced to supply these commodities. आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में सेम तरह की जो है सब्जी आ रही है, राइट, सेम काइंड ऑफ वेजिटेबल is prevalent in the market and the prices remain very low. And still you will find there are a lot of sellers of that commodity in the market. क्या है, वो मजबूरी है, राइट, कि सेलर देख रहा है कि हाँ अभी कमोडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, प्राइसेस लो हैं, बट स्टिल ही हैज़ टू सप्लाई द गुड्स बिकॉज इफ़ ही वेट्स आउट, मान लीजिए अगर वेट करना शुरू कर दे तो क्या होगा, वेट करने के कारण ऑटोमेटिकली उसके वस्तु और उसका जो क्वालिटी है दैट इज गोइंग टू डिटोरिएट, द गुड्स विल गो रॉटन ऑफ, वेस्टेजेस होगा, राइट, एंड देयर बाय ही विल नॉट, हिज गुड्स विल नॉट बी एबल टू फेच द प्राइस दैट दे आर फेचिंग नाउ। सो अभी जो दाम मिल रहा है वो दाम भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए पेरिशेबल कमोडिटीज के केस में इवन इफ द प्राइसेस रिमेन लो, अगर प्राइसेस लो भी रहे तब भी क्वांटिटी सप्लाइड हाई ही रहता है, ठीक है। और ये एक बहुत मेजर चैलेंज है, दिस इज अ वेरी मेजर चैलेंज दैट वी हैव विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर इन आवर कंट्री इटसेल्फ। सो इंडिया के केस में ये बहुत स्पेसिफिक रीजन है, जहां पर आप क्या देखते हैं, हमारे केस में आप देखते हैं कि वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर के केस में, वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर के केस में सप्लाई चेन रोबस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, सप्लाई चेन बहुत रोबस्ट नहीं हो पाता, विच मीन्स जस्ट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट्स इटसेल्फ। हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद ज़्यादातर वस्तुएं जो है वो मार्केट में नहीं लेके जा पा रहे हैं। इसका असर क्या दिखेगा कि कुछ वस्तुएं खराब हो जाएंगी, वेस्टेज के फॉर्म में चली जाएंगी, और एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि फार्मर जो है, राइट, ही विल हैव टू अकोमोडेट द प्राइसेस ऑफ वेस्टेजेस आल्सो इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। सो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेजेस देखने को मिलती हैं यहाँ पर, स्पेशली फार्मर के केस में, एंड दैट इज वाई इवन इफ द गुड फेचेस लोअर प्राइस, स्टिल द फार्मर विल बी फोर्स्ड टू सेल इट at the price that it is getting in the market. अब होता क्या है इससे, है ना, we have to understand this from policy perspective. See, if this is repeatedly happening with a producer, मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और साल दर साल मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि मैं जो भी कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ
मान लीजिए फ्रूट्स के टर्म में या वेजिटेबल्स के टर्म में, उसका प्राइस मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, तो समय के साथ मैं क्या करूंगा, है ना, समय के साथ मैं इस क्रॉप को या तो रिप्लेस करूंगा, दैट इज माई ऑप्शन नंबर 1, और माई सेकेंड ऑप्शन कुड बी दैट आई विल मूव अवे एज अ फार्मर इटसेल्फ, है ना। सो भारतीय अर्थव्यवस्था में खासकर प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, दिस इज समथिंग वेरी प्रेवलेंट right now, where we find that most of our farmers, they are not willing to engage in agriculture, they don't want their next generation to come into agriculture, or they themselves are moving away from these crops. So horticulture और vegetables का जो market है वहाँ पर जो है ना shrink देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, production levels बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। सो ये पहला केस है। सो आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई इसके लिए जिम्मेदार है ना, लॉ ऑफ सप्लाई का एक तरह से एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई इसके लिए जिम्मेदार है, और nature of the commodity itself is responsible for this. However, if you ask me what can be a possible solution to this, तो possible solution है हमारे पास, we have something called as cold storage chains, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज चेन्स में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर बहुत लोअर लेवल्स पे मेंटेन करते हैं, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होता, ठीक, और उससे हम क्या करते हैं, इन गुड्स को रॉटन ऑफ होने से बचा सकते हैं। लेकिन भारत में कोल्ड स्टोरेज चेन्स की कमी देखी जाती है, राइट। कोल्ड स्टोरेज हाउसेज जो हैं वो बहुत कम मात्रा में है, एंड दिस इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, दिस प्रॉब्लम हैज परसिस्टेड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो रिमेंबर दिस व्हेन वी गो टू एग्रीकल्चर ऑल्सो, आई विल पॉइंट दिस आउट टाइम एंड अगेन, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट विद रिस्पेक्ट टू पेरिशेबल कमोडिटीज, पेरिशेबल वस्तुओं के हिसाब से प्राइसेस कम होने के बावजूद क्वांटिटी सप्लाइड हाई रहता है, ठीक है। सो ये हमारा पहला एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। Second exception to law of supply is out of fashion goods. Out of fashion goods. अब मैं इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। टेक द केस ऑफ बेल बॉटम जीन्स, बेल बॉटम जीन्स, राइट। सो आज की डेट में हार्डली एनीवन वेयर्स बेल बॉटम जीन्स, ये सुनो, आज की डेट में क्या चल रहा है, वो नैरो वाला चल रहा है ट्रेंड, राइट। सो पीपल वेयर नैरो जीन्स और रेगुलर जीन्स, नोबडी वेयर्स दोस बेल बॉटम जीन्स ना। बेल बॉटम तो याद होगा, वैसे खुलता था नीचे से ऐसे, बेल बॉटम, राइट। सो ये बेल बॉटम जीन्स जो है कोई पहनता ही नहीं है। सो लेट्स से इफ आई हैव अ सप्लायर, इफ आई हैव अ सेलर ऑफ बेल बॉटम जीन्स, राइट, एंड इफ ही इज सेलिंग दीज गुड्स, डू यू थिंक हिज गुड्स विल फेच प्राइस? नो, उसको उसकी वस्तुओं के लिए दाम तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो रियलाइज करेगा दैट वट एवर गुड्स दैट आई हैव इन माई गोडाउन, whatever space that they are taking is going utterly waste. He is unable to sell the goods at the price, right? तो क्या करेगा, एक बार में रिस्क लेगा और सारा चीज बेच देगा। He will sell out, he will clear out his goods, he will clear out his stock, so that he can move this out of fashion goods and can bring in fashion goods. क्या करेगा, out of fashion goods को हटा देगा और in fashion goods के लिए जगह बनाएगा ताकि प्रॉफिट कमा सके, ठीक। तो आउट ऑफ फैशन गुड्स के केस में भी इवन इफ द प्राइसेस आर लो, अगर प्राइसेस लो रहें तब भी क्वांटिटी सप्लाइड हायर रहता है, क्वांटिटी सप्लाइड स्टिल रिमेन्स हायर, ठीक। और थर्ड एंड द लास्ट कम्स योर इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। ये रीजन भी बहुत पोटेंट है इंडिया में, ठीक है, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। आपने देखा होगा भारत में जो हैंडीक्राफ्ट है ना वो बहुत पॉपुलर है, राइट। कुछ कुछ एरियाज का हैंडीक्राफ्ट जो है it is recognized internationally also, right, but due to lack of funding at times we find that these goods are unable to penetrate into Indian markets. जो भारत के अर्बन मार्केट्स हैं वहाँ पर इनका पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाता, इनको शोकेस ही नहीं किया जाता, है ना। सो अर्बन सिटीज़ में रहने वाला कंज्यूमर, उसको पता ही नहीं है कि हमारे इंडिया में इतना कुछ हैंडीक्राफ्ट के टर्म में इतना कुछ चल रहा है, राइट। एंड देयर बाय यू विल फाइंड दैट व्हेन यू गो टू रूरल एरियाज you will find there are a lot of good products, बहुत अच्छे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे डेयरी सेगमेंट में, है ना, जूट का बना हुआ या टेक्सटाइल का बना हुआ, और इंट्रिकेट क्राफ्ट रहेगा उसके अंदर, मतलब हाथ से किया गया क्राफ्ट है, बहुत सुंदर लगेगा, राइट। बट पॉइंट ये है कि कई बार फंड के अभाव में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, दीज गुड्स आर अनेबल टू मेक इट इनटू अर्बन मार्केट्स, राइट। उनका मार्केटिंग नहीं हो पाता, आप कह सकते हैं पॉपुलराइज नहीं कर पा रहे उन गुड्स को, एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड एट टाइम्स that such producers who have taken the risk to produce these goods, right, they will have to sell their goods at the prevailing price only.
सो मार्केट में जो कम दाम मिल रहे हैं उसी दाम पर बेचना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उधार लेके या कहीं से बोरो करके या मनी लेंडर से पैसा लेके गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है, और जब इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगा, इफ देयर इज इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, है ना, सो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के टर्म में क्या करेगा बेचारा, गुड्स को बेचेगा और अपना लोन चुकाएगा, राइट। सो ये दीज आर सम पोटेंशियल रीजंस वेयर वी फाइंड, पोटेंशियल सर्कमस्टांसेस दैट वी फाइंड विच लीड्स टू एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट और थर्ड याद रखिएगा, ये इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से काफी प्रेवलेंट भी है। ओके गाइज, नेक्स्ट वी कम टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, कल मैंने आपको पढ़ाया था। सो वही करना है, ई से इलास्टिसिटी किसका निकाल रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी, और वो भी किसका? सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और कौन सा इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। सो PES ऐसे लिख देते हैं इसे, एंड दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। वही सेम स्टोरी आपको रिपीट करनी है, डेल्टा QS डिवाइडेड बाय Q इनिशियल, डेल्टा QS डिवाइडेड बाय Q इनिशियल into 100, divide this entire thing with delta P divided by P initial into 100, 100 cancels out, right। बचेगा क्या? यहाँ मिलेगा हमें डेल्टा QS क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय डेल्टा P into P initial by Q initial, P initial by Q initial, right। This is the formula you will get। अब ये तो पता ही हमें कि कांस्टेंट होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, एंड इफ यू लुक दिस वेरी केयरफुली, दिस इज नथिंग बट 1 बाय स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। देखो आप जाके, कल जब हम स्लोप पढ़ रहे थे, राइट, व्हेन वी वर रीडिंग अप स्लोप, सो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व वाज डेल्टा P, y एक्सिस है ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x, सो डेल्टा P बाय डेल्टा QS, डेल्टा QS यही निकल के आ रहा था, है ना। और इस केस में, सप्लाई के केस पे, दिस कम्स आउट एज पॉजिटिव, दिस विल कम आउट एज पॉजिटिव, ठीक, दिस विल कम आउट एज पॉजिटिव। सो आई कैन सिंपली से दिस इज नथिंग बट 1 बाय स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ऑल्सो, दिस इज नथिंग बट 1 बाय स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ऑल्सो, ठीक है। अब स्टोरी बड़ी सिंपल है, इतने कहानी हमें पता लग गई, डेल्टा QS बाई डेल्टा P इंटू कॉन्स्टेंट है या फिर 1 बाय स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है, राइट। अब इसके बाद वही 5 केस आ जाएंगे, वी विल गेट दोस 5 केसेस अगेन, सो आई कैन टेक 5 केसेस अगेन, ठीक। सो एक बार 5 केसेस ले लेते हैं। सो आई गेट 5 केसेस फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। पहला केस आ गया वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड केस आ गया जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड लेस देन 1। थर्ड केस आ जाएगा जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। फोर्थ केस विल बी वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज greater than 1 and less than infinity, greater than 1 and less than infinity, and fifth case would be where price elasticity of supply is equal to infinity, price elasticity of supply is equal to infinity। तो ये कुछ 5 केसेस आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली हम इन्हें पांचों केसेस को बना सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू केस नंबर 1 फर्स्ट। सो केस 1 बना लेते हैं। केस 1 में हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0
अब आपको पता ही है डेल्टा क्यू एस क्वांटिटी सप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स माई डेल्टा क्यू एस मस्ट बी इक्वल टू 0। मेरा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 0 होना चाहिए। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी 0, नॉट क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी 0 विद चेंज इन प्राइस। मतलब मैं प्राइस कितना भी चेंज करूँ, क्वांटिटी सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है ना। सो अगर मैं इसके लिए कर्व बनाना चाहूं, इफ आई वांट टू मेक अ कर्व फॉर दिस, so this is my, let's say, price, this is my quantity supplied, this is quantity supplied, ठीक। so quantity supplied, price, I know my supply curve is always upward sloping, ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स मोर और लेस द सेम। प्राइस में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। सो प्राइस कैन वेरी, प्राइस कैन इंक्रीज, प्राइस कैन डिक्रीज, बट क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स फिक्स्ड। तो फिक्स्ड के केस में क्या बनेगा, कर्व, कर्व विल बी शेप्ड लाइक दिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये क्या है, दिस इज माई परफेक्टली इनइलास्टिक गुड, दिस इज माई परफेक्टली इनइलास्टिक गुड, दिस इज माई परफेक्टली इनइलास्टिक गुड, ठीक। परफेक्टली इनइलास्टिक गुड समझना आप, यहां पर हम कितना भी प्राइस में चेंज करें, नो मैटर हाउ मच चेंज इन प्राइस दैट आई मेक, क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट चेंज। विच मीन्स, मान लीजिए अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ठीक, और मैं कुछ ऐसी वस्तु का निर्माण कर रहा हूं जिसमें प्राइस बढ़ने के बावजूद, मार्केट प्राइस बढ़ भी रहा है, फिर भी मैं क्वांटिटी का सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, क्वांटिटी का सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, या प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि देयर मस्ट बी सम लिमिटिंग कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू सम प्रोडक्शन, है ना। और प्रोडक्शन में क्या हो रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे कि इस वस्तु के निर्माण में मेजॉरिटी पार्ट जो है ना वो नेचुरल रिसोर्स होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से फॉर्म में समझिएगा इसे, राइट। टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक। सो मान लीजिए बाजार में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या हम क्रूड ऑयल का सप्लाई अचानक से बढ़ा सकते हैं, ठीक। मान लीजिए सुबह जो है प्राइस बढ़ गया, तो क्या हम 2 घंटे बाद क्रूड ऑयल का सप्लाई बढ़ा सकते हैं मार्केट में, नहीं बढ़ा सकते, राइट। आप समझिए क्यों नहीं बढ़ा सकते भाई, 10 चीज़ें कंसिडर की जाती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम रिग से निकालते हैं, है ना, मतलब धरती के अंदर से इतना डेप्थ में ड्रिल करके हम जो है ऑयल वेल्स जो है प्लेस कर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं, तो 10 तरह के सेफ्टी प्रिकॉशन होंगे। आप उन सबको ताक पे रख के तो नहीं कर सकते काम, राइट। यू कैन नॉट जस्ट सिंपली ड्रिल इन एंड यू कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ, I mean extraction of crude oil itself. Thereby you understand that majority of the output itself is coming from natural resource, and natural resource का तो अपना वे है। Take the case of let's say grain production, ठीक, grain का production। अब फार्मर ने फसल बो दी, राइट, द फार्मर हैज ऑलरेडी सोन हिज क्रॉप। Suddenly after 1 month he finds that the prices have increased in the market, प्राइस बढ़ गया है। तो क्या जल्दी पैदावार हो सकती है, कह सकता है कि नहीं 3 की जगह अभी पैदा हो जाए, अभी जो है हार्वेस्ट कर लूँ, इज इट पॉसिबल, नो सर, ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि इंक्रीज भी नहीं करा सकता और बढ़ा भी नहीं सकता अभी, राइट। ही कैन नॉट जस्ट इंक्रीज द एरिया अंडर प्रोडक्शन, क्योंकि सोइंग सीजन तो पहले ही ओवर हो चुका है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स या नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट सिंपली इंक्रीज द सप्लाई हेयर। सो ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड मोर और लेस सेम रहता है यहाँ पर, एंड दिस इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक गुड विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। सप्लाई के दृष्टिकोण से ये परफेक्टली इनइलास्टिक गुड है, यहाँ पर सप्लाई को हम आर्बिट्ररली इंक्रीज नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला केस नंबर 1। गाइज लेट्स कम टू केस नंबर 2 देन। केस 2 में क्या हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक। अब आप समझना, डेल्टा क्यू एस, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस, इज एक्चुअली लेस देन 1।
ये क्या है, इट इज़ लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 का केस है इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी लेस देन चेंज इन प्राइस. दिस शुड बी द रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप होना चाहिए एट द एंड ऑफ इट ऑल. ठीक है जी. सो इसको मैं ज़रा मेजर करके देखता हूँ. लेट मी मेजर दिस, राइट. ग्राफिकली ड्रॉ करके देखता हूँ कैसे बनेगा. So I take my price curve and I take quantity supplied on my x-axis, quantity supplied on x-axis, right? अब मुझे क्या दिखाना है कि change in quantity supplied कम है change in price से. ठीक. So you will find that the shape of this curve is steeper. जैसे कल हमारे पास आ रहा था, right? Yesterday I had the same case for quantity demanded ना. So यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये कर्व कुछ ऐसा होगा. This is how it will be shaped. इस तरह की शेप होगी, right? So अगर आप यहाँ पे दो पॉइंट लें P1 and P2, right? ये है हमारा डेल्टा P, ये आ गया हमारा डेल्टा Q. कौन सा बड़ा है यार, देख लो. डेल्टा P बड़ा है, डेल्टा Q छोटा है. यही हमने कहा है डेल्टा QS चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी लेस देन चेंज इन P. सो ये क्या है, स्टीपर सप्लाई कर्व है. दिस इज अ स्टीपर सप्लाई कर्व, स्टीपर सप्लाई कर्व. और ये क्या दर्शा रहा है, व्हाट डज इट शो? दिस शोज दैट the goods that are going to be present here, that will show this kind of relationship. Even though we are changing the price by a lot of margin, the change in quantity supplied is very less. जो change in quantity supplied है ना, वो अभी भी बहुत ही कम है. ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा मेजर चेंज करने के बावजूद चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम निकल के आ रहा है. इसका मतलब गुड अभी परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं है क्योंकि ज़ीरो नहीं है, लेकिन अभी भी इलास्टिक ज़रूर है. अभी भी इनइलास्टिक ज़रूर है, सॉरी. It is still an inelastic good. It is still an inelastic good. Why? With change in price by very heavy margin, the change in quantity supplied still remains very very low. ठीक है जी. तो ये हो गया हमारा सेकंड केस. अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु में क्या होगा, अगर मान लीजिए 6 रॉ मटेरियल लग रहे हैं तो 6 में से 4 या 3 नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहे होंगे या नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होंगे, विच मीन्स देयर इज सम लिमिटिंग कंस्ट्रेंट, है ना. मान लीजिए एक भी है, इवन इफ देयर इज वन लिमिटिंग कंस्ट्रेंट, स्टिल द क्वांटिटी सप्लाइड कैन नॉट बी इंक्रीज. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आज आ रहा है अभी सुबह सुबह, वो है मैंगो शेक, है ना. सो यू कांट गेट मैंगो शेक थ्रू आउट द ईयर. भाई मैंगो का सीजन आएगा तभी मैंगो शेक मिलेगा. ठीक. सो आप कितना ही प्राइस बढ़ा दो, क्या आप क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर सकते हो, है ना. आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, नेचुरल फैक्टर से आ रहे हैं. हमारे पास सब कुछ है, दूध है, चीनी है, मिक्सर ग्राइंडर है, सब कुछ है, राइट. बट जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उसको जो टेस्ट देगा, फ्लेवर देगा मैंगो, वो तो यार सीजनल है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द केस. गाइस नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 3 पे. केस नंबर 3 में क्या हो रहा है हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, दिस इज सिंपली इक्वल टू 1. ठीक है, विच मीन्स बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस इज एक्चुअली इक्वल टू 1, विच मीन्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइसेस. दिस इज द रिलेशनशिप. अगर मैं इसी को बनाने जाऊं, राइट, so let's say if this is my price and this is my change in quantity supplied. ठीक है, ये मेरा QS आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड आ गया. अब इसी कर्व में हम क्या देखेंगे, राइट, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के टर्म्स में हम क्या देखेंगे कि भाई ये साथ साथ मूव करना चाहिए. इफ चेंज इन प्राइस इज लेट्स से बाय 10%, देन माय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड शुड बी बाय 10%. ठीक. और इसीलिए कर्व कैसा आएगा, इट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री लाइन. इट इज गोइंग टू बी सिंपली अ 45 डिग्री लाइन, बिल्कुल बीच से निकलेगा 45 डिग्री लाइन. दिस इज गोइंग टू बी माई सप्लाई कर्व.
दिस इज गोइंग टू बी माई सप्लाई कर्व। ठीक है, आप बना के भी देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सिंपली टेक इन 2 पॉइंट्स हियर, यू कैन टेक P1 P2 एंड दिस इज माई डेल्टा P अकॉर्डिंगली, राइट। ये निकल गया मेरा डेल्टा P और इसी के रिस्पेक्ट में आप बना के देख लो। सो दिस इज माई Q1, राइट, P2 से जो निकला वो बन गया मेरा Q2, दिस इज माई Q2 और चेंज इन क्वांटिटी ये आ गया, चेंज इन क्वांटिटी ये आ गया, राइट। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा P निकल आया, सिंपल, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा P। अब इसके केस में क्या है, राइट, क्योंकि दोनों सेम मार्जिन से इंक्रीज कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग बाय द सेम परसेंटेज एक्चुअली, बाय द सेम मार्जिन एक्चुअली, दैट इज व्हाई आई कैन से दिस इज यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब परसेंटेज चेंजेस जो है दोनों के मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, परसेंटेज चेंज दोनों के एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पर मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट है तब जाके 1 है, उसको मत भूल जाना। ठीक है, इसीलिए परसेंटेज के टर्म में ये मत सोचना कि प्राइस 10 रुपए से बढ़ गया तो चेंज इन सप्लाई भी 10 ही होगा, नहीं, रिलेशनशिप दोनों का अलग अलग हो सकता है ना, कि 10 था तो 40 हो रहा है, अब 10 से 20 हो गया तो 40 से ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 10 से बढ़ा लेकिन ये 40 से बढ़ गया ना, तो प्लीज समझना इस बात को, दैट परसेंटेज के टर्म्स में, परसेंटेज मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब जाके 1 आएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। सो ये हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक। गाइस नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 4 पे, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी, राइट। सो मेरे लिए तो यही रिलेशनशिप काम कर जाएगी। सो आई कैन से माई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, which means my change in quantity supplied is greater than change in price, change in price। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप आ गई, इसके अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ बना लेता हूं। So if this is my price and this is my quantity supplied, this is my quantity supplied, right, what can I see, I can see that even with small change in price, बहुत कम चेंज होने के बावजूद चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बहुत हाई है, या तो बहुत तेज़ी से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से घट रहा है। ठीक, सो आई फाइंड दैट दिस इज गोइंग टू बी शेप्ड समवॉट लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी शेप्ड समवॉट लाइक दिस। मतलब क्या होगा, आई विल हैव अ फ्लैटर सप्लाई कर्व, आई विल हैव अ फ्लैटर सप्लाई कर्व। ठीक है, आई विल हैव अ फ्लैटर सप्लाई कर्व। आप बना के भी देख सकते हो इसमें, यू कैन टेक 2 पॉइंट्स हियर, आप बस सिंपली 2 पॉइंट्स चूज कर लो। राइट, सो इफ दिस इज माई डेल्टा P, दिस इज गोइंग टू बी माई चेंज इन क्वांटिटी। साफ देख के समझ में आ रहा है कि यार चेंज इन क्वांटिटी बड़ा होगा चेंज इन प्राइस से। ठीक है, so this is the relationship. Now for such goods we say that these are elastic goods. ये कैसी वस्तुएं हैं, ये हैं elastic goods, these are elastic goods, इलास्टिक वस्तुएं। इलास्टिक का मतलब क्या है, छोटा सा चेंज हुआ प्राइस में, बहुत ज़्यादा मार्जिन से क्वांटिटी सप्लाई हमारा चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, और प्रोड्यूसर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है प्रोडक्शन प्रोसेस के। सो ही विद स्मॉल चेंज इन प्राइस ही इज़ एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज हिज क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन का अधिकांश हिस्सा उसके कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल में नहीं था नेचुरल रिसोर्स के केस में, जब इनइलास्टिक था तब कंट्रोल में नहीं था, बट यहाँ पर क्या है, कंट्रोल में आ रहा है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी सप्लाइड को ऑल्टर कर पा रहा है। ठीक है, so this is my case number 4. Guys, next I have case number 5. नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 5, ये लास्ट केस है हमारा,
है ना। आप आई थिंक बना भी सकते हो इसको अब तो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है, देख के समझ में आ रहा है कि डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर दिस टू होल्ड ट्रू, डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर दिस अबव टू बी होल्ड ट्रू, राइट। सो डेल्टा पी 0 है इस सिचुएशन में, चेंज इन प्राइस 0 है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा, प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। सो ये दिस इज माय प्राइस एक्सिस, दिस इज माय क्वांटिटी सप्लाइड एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाई वेरी कर सकता है लेकिन प्राइसेस वेरी नहीं करेंगे, प्राइसेस रहेंगे सेम, प्राइसेस रहेंगे सेम, है ना। और ये हमारा केस होगा परफेक्टली इलास्टिक का। दिस इज गोइंग टू बी माय केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ प्रोड्यूसर चाहे तो, है ना, जितना मर्जी चेंज कर ले क्वांटिटी सप्लाई में, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, ठीक। ये है, ये होगा कर्व, राइट। दिस इज गोइंग टू बी माय कर्व फॉर परफेक्टली इलास्टिक। ये होगा सप्लाई कर्व कि प्राइस सेम, क्वांटिटी सप्लाई जितना चाहे उतना ऑल्टर कर दो, राइट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था, आई हैड टॉट यू पब्लिक गुड्स, याद आ रहा है, पब्लिक गुड्स। आपको नहीं लगता पब्लिक गुड्स के केस में यही कहानी होल्ड करती है, प्राइसेस तो मोर और लेस सेम रहते हैं, राइट, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाती है। सरकार जब इन वस्तुओं को बनाएगी, जैसे फुटपाथ हो गया, रोड्स हो गया, है ना, ब्रिजेस हो गए, हमारे पार्क्स हो गए, इनको बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि मांग बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इसको बढ़ाती चली जाएगी सप्लाई को, प्राइस नहीं देखती, राइट। हो सकता है प्राइस नेग्लिजिबल हो, जीरो ही हो, राइट। सो वो तो हम नीचे बना लेंगे कर्व को, इसके ऊपर बना देंगे, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज समझना दैट दिस इज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज आवर लास्ट केस परफेक्टली इलास्टिक। इसमें जो है पैरेलल टू आपका जो होगा एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी आवर कर्व। Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.